डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दल पद्धति के जितने प्रशंसक हैं उतने ही आलोचक भी। कतिपय विद्वानों ने राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की आत्मा माना है, तो कुछ लोगों ने दल पद्धति का कड़ा विरोध किया है। अतः दल प्रणाली के गुण और दोषों का विवेचन आवश्यक है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेरिट्स देखेंगे या लाभ या गुण के बारे में बात करेंगे। राजनीतिक दल समय समय पर जनता की राजनीतिक नींद को तोड़ते हैं और उसे जाने व अनजाने राजनीति में भाग लेने के लिए विवश कर देते हैं। निर्वाचनों के समय वे राजनीति में बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं और जन साधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाता है। जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण के मुख्य साधन कहे जाते हैं। राजनीतिक समस्याओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। जनता के विचार अमूर्त होते हैं। समय समय पर अधिवेशनों तथा भाषणों द्वारा राजनीतिक दल उन्हें मूर्त रूप प्रदान करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दलों के कारण नागरिकों में राजनीतिक चेतना आती है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिलती है। लोकतंत्री व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं न कहीं निर्वाचन होते रहते हैं और निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का दुरूह दायित्व राजनीतिक दलों का ही होता है। राजनीतिक दलों की वजह से मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और सरलता होती है। इसके अतिरिक्त ये निर्वाचन संबंधी अनेक ऐसे कार्य करते हैं जो दलों के अभाव में सरकार को करने पड़ते हैं, जैसे सामान्य नागरिकों को मतदान पद्धति समझाना, मतदाता सूचियों की जांच करना आदि। नागरिकों को वाद विवाद एवं विचार विमर्श का प्रचुर अवसर प्रदान करके राजनीतिक दल क्रांति एवं निरंकुशता के अंकुरों को आरंभ में ही नष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करके विधानमंडल में बहुमत प्रदान करके शासन में स्थायित्व स्थापित करते हैं। सरकारी नीतियों का स्वस्थ एवं रचनात्मक विरोध करके वे प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाता है। कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन छेड़ देते हैं और उसे लोकमत के आगे झुकने के लिए बाध्य करते हैं। वस्तुतः विरोधी पक्ष को आलोचना करने की स्वतंत्रता देना इस बात की गारंटी है कि सरकार निरंकुश नहीं होगी। राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जहां शक्ति विभाजन का सिद्धांत व्यवहार में पाया जाता है, राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यदि दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो दल ही दोनों में तालमेल स्थापित करते हैं। संसदीय प्रणाली में भी दल व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच कड़ी का काम करते हैं और एक दूसरे से जोड़ते हैं। अनेक राजनीतिक दल ऐसे लोक हितकारी एवं रचनात्मक कार्य करते हैं जिनका राजनीति से कोई विशेष संबंध नहीं होता। कई राजनीतिक दल समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जैसे कांग्रेस दल ने हरिजन उद्धार, स्त्री शिक्षा, मद्य निषेध आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान दिया है। अनेक राजनीतिक दलों के अपने शोध विभाग होते हैं जिनमें महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान होता रहता है।
कतिपय राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त करते हैं। इन समितियों के परामर्श से दल को अपने नीति निर्धारण में सुविधा होती है। मैकाइवर के शब्दों में, राजनीतिक दलों के बिना न तो सिद्धांतों की एकीकृत अभिव्यक्ति हो सकती है, न नीति का क्रमबद्ध विकास और न संसदीय निर्वाचनों की संवैधानिक प्रणाली का नियमित उपयोग हो सकता है। राजनीतिक दल जिनके माध्यम से शक्ति ग्रहण करने अथवा उसे बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को उसी प्रकार क्रियाशील रखते हैं जिस प्रकार लहरों की हलचल से समुद्र की खाड़ी का जल स्वच्छ रहता है। एलन बॉल के शब्दों में, राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की कल्पना करना कठिन है। उदारवादी प्रजातंत्रीय संस्थाओं में राजनीतिक दल निश्चित रूप से निहित होते हैं और सर्वाधिकारी शासनों में दलों पर निर्भरता सबसे ज़्यादा होती है। जिन राज्यों में दल नहीं होते या यहाँ तक कि एक मात्र दल भी नहीं होता, वे अनिवार्य रूप से अनुदारवादी होते हैं और कहा जा सकता है कि वे राजनीतिक दृष्टि से अधिक अस्थिर होते हैं। अब हम यहाँ पर सफल दलीय व्यवस्था की शर्तों के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। दल पद्धति को समाप्त करने के बजाय दल व्यवस्था के दोषों को दूर करना आवश्यक है। इनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। यह बात सर्वविदित है कि शिक्षित जनता राजनीतिक समस्याओं को समुचित रूप से समझ सकती है तथा दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का सही मूल्यांकन कर सकती है। अतः शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। गरीब जनता को राजनीतिक दल खरीद सकते हैं, अतः जनता की गरीबी को भी दूर किया जाना चाहिए। विविध राजनीतिक दलों के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना विकसित होनी चाहिए। शासक दल को विरोधी दलों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और विपक्षी दलों को भी चरित्र हनन की गंदी राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक दलों का संगठन निश्चित आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय जैसे संकुचित दृष्टिकोणों के आधार पर गठित दल देश का अहित ही करते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या यथासंभव कम होनी चाहिए। 2 या 3 दल होने से स्थिर सरकारों का निर्माण होता है तथा जन सामान्य के लिए मतदान करना भी आसान हो जाता है। किसी भी देश में बुनियादी समस्याओं के बारे में विविध दलों में आम सहमति होनी चाहिए। यदि दलों में आम सहमति नहीं होगी तो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसी राजनीति राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल रहेगी। अतः राजनीतिक दलों के दोषों के कारण उन्हें समाप्त करने के विचार पर नहीं, बल्कि सफल दलीय व्यवस्था की कंडीशंस पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।